आइए हम बात करते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज, जिसको हम पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बात करके आया था कि यहाँ पे यूट्राइन रप्चर क्या होता है और यहाँ पे हमने यूट्राइन इन्वर्जन की बात की थी। तो देखिए यूट्राइन इन्वर्जन ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमको परेशानी देखने को मिलती है, तब ये हमको यूट्राइन इन्वर्जन देखने को मिलता है। और इसी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमको पीपीएच भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम पोस्ट पार्टम हेमरेज बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो देखिए ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद एक्सपेक्टेड से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं पीपीएच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया फॉलो होता है, एक डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया फॉलो होता है और एक जो होता है एसीओजी का क्राइटेरिया। डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर 500 मिलीलीटर से ज्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है वजाइनल डिलीवरी में, या इसी तरीके से 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है सिजेरियन सेक्शन में, तो ये जो होता है पीपीएच होता है। और जबकि एसओजी का कहता है कि 1 लीटर से ज्यादा लॉस हो रहा है चाहे कंडीशन हो, तो इसको हम पीपीएच बोलेंगे। तो ये हो गया ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, जो हम बताइए क्राइटेरिया के हिसाब से बता दिए। ठीक है, तो ये होता है पीपीएच। तो डिलीवरी के बाद अगर इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो इसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। और देखिए क्या है, लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड मैटरनल मोर्टेलिटी का लीडिंग कॉज यही है। ठीक है, तो ये पीपीएच लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का। और उसका फिर देखिए यहाँ पे इटियोलॉजी की बात की गई, तो यहाँ पे 4T से हम याद रखेंगे, 4T इसकी इटियोलॉजी होती है। सबसे पहले देखिए टोन, दूसरा देखिए ट्रॉमा, तीसरा टिश्यू और चौथा थ्रम्बिन। तो देखिए कैसे कैसे, तो सबसे पहले देखिए टोन में यूट्राइन एटोनी, तो यूट्राइन एटोनी यानी यूट्रस जो है ये इसमें जो टोन होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये फीटस को एक्सपेल करती है, ये चीज जो होती है ये खत्म हो जाती है। ये यूट्राइन एटोनी इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। और यहाँ पे देखिए हमको प्रेजेंटेशन का देखने को मिलेगा, सॉफ्ट एंड बची यूट्रस देखने को मिलेगा। और ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, तो जितने भी पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं, अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज हमसे पूछा जाए तो यही जो है एटोनिक यूट्रस ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे बताएं कि देखिए दो तरह के पीपीएच होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर 24 आवर के अंदर हमको पीपीएच देखने को मिल रहा है तो इसको हम प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं, और 24 आवर के बाद देखने को मिल रहा है तो इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और ये यूट्राइन एटोनी जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच होता है। ओवरऑल बात करिए तब भी यही होगा, और अगर प्राइमरी की बात की जाए तब भी ये यूट्राइन एटोनी ही होगा। ठीक है, तो यूट्रस के बारे में बता दिया कि टोन डिक्रीज होने की वजह से हमको पीपीएच देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलेगा, और ट्रॉमा में क्या होगा कि लेसेरेशन होगा या इंसिजन होगा या यूट्राइन रप्चर, तो ये सारी कंडीशन जो है ये भी पीपीएच का करेंगे। और देखिए यूट्राइन रप्चर की हम पीछे बात करके आ चुके हैं। ठीक, तो ये हो गए। और टिश्यू देखिए, टिश्यू क्या है कि यहाँ पे देखिए रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्लासेंटा जो होता है इसमें रिटेन हो जाता है, तो यूट्रस में प्लासेंटा रिटेन हो जाता है। और ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, तो सेकेंडरी पीपीएच हम बताएं कि ये 24 घंटे के बाद अगर हमको पीपीएच देखने को मिला है तो इसको हम सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। और ये टिश्यू रिटेंशन की वजह से देखने को मिलता है। और ये क्या है कि प्लासेंटल टिश्यू मोस्ट कॉमनली ये रिटेन होता है, और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच है। तो ये हो गया टिश्यू की रिकॉर्डिंग। और थ्रम्बिन देखिए, जैसे कोगुलोपैथी, तो कोगुलोपैथी अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉटिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी, इस वजह से हमको पीपीएच देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको पीपीएच देखने को मिलेगा। तो ये 4T हम बता दिए। ठीक है, तो 4T हो गया। अब हम ट्रीटमेंट में आते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है, इस वजह से यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल आसान करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर पीपीएच हो रहा है तो फौरन हम जो है ABCD वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ABCD कर लेते हैं, क्योंकि मैटरनल रिस्क यहाँ बहुत ज्यादा है, इस वजह से फौरन हम एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वगैरह को मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम यूट्राइन मसाज करेंगे। ठीक है, यूट्राइन मसाज करेंगे और ऑक्सीटोसिन देंगे, यानी हम यूट्रोटोनिक देंगे। ठीक है, तो यूट्रोटोनिक में हम ऑक्सीटोसिन दे दिए, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन को भी प्रेफर करते हैं। और ऑक्सीटोसिन देने के बाद ना मोस्टली क्या होता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हम सबसे पहले क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारा होता है प्राइमरी का वो एटोनी ही होता है। तो एटोनी को हम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। और देखिए ऑक्सीटोसिन के साथ ना हम ट्रांसजेमिक एसिड भी देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डब्ल्यूएचओ का जो क्राइटेरिया है ना, डब्ल्यूएचओ का न्यू क्राइटेरिया 2017 के अकॉर्डिंग सारे पीपीएच के केस में ना हम ट्रांसजेमिक एसिड भी देंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेमिक एसिड यहाँ पे हम देंगे। और ये डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया के हिसाब से ना ये 1 ग्राम देंगे, और ये 100 ml NS में नॉर्मल सलाइन में इसको मिला के देंगे। ठीक है, और 10 से 20 मिनट में इसको हम इन्फ्यूज कर देंगे। देखिए ये ट्रांसजेमिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर दिए। तो ऑक्सीटोसिन के साथ हम ट्रांसजेमिक एसिड देंगे, और फिर उसके बाद ट्रांसजेमिक एसिड के बाद देखिए यहाँ पे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही है ना, तो यहाँ पे देखिए सीधा बता दिया गया, इफ रिफ्रैक्टरी तो सर्जिकल लाइगेशन ऑफ यूट्राइन और इंटरनल इलियक आर्टरी, देखिए यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बता दिया गया, बल्कि हम बताएं कि यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन से और ट्रांसजेमिक एसिड से नहीं कंट्रोल होता ना, तो 30 मिनट तक हम वेट करते हैं, और 30 मिनट में सही हो जाना चाहिए। अगर नहीं सही होता ना तो यहाँ पे हम मैकेनिकल कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल कंप्रेशन में हम बकरी बलून कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे देखिए इससे हम मैकेनिकल जो है इसको
ब्लीडिंग को रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे भी रुक जाता है। और अगर इससे भी नहीं रुक रहा ना, तब हम ओटी में शिफ्ट करेंगे और ओटी में जो है यहाँ पे हम यूट्रस में स्यूचर करते हैं, ठीक है, तो यूट्रस पे यहाँ पे स्यूचरिंग करेंगे, इसको हम बोलते हैं बीलिन स्यूचर, ठीक है, तो इससे भी रुक जाना चाहिए। और अगर इससे भी नहीं रुक रहा है ना, तो अब हम जो करते हैं यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन करते हैं, ठीक है, तो यूट्राइन आर्टरी देखिए, ये यूट्राइन आर्टरी है, इस यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे ये मैकेनिकल मेथड भी फेल हो गया, तो मैकेनिकल मेथड फेल होने के बाद यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन करेंगे। और अगर यूट्राइन आर्टरी से रुक जा रहा है ना, तो ठीक है, और यूट्राइन आर्टरी से भी नहीं रुक रहा है, तो यहाँ पे हम जाते हैं इस पे इंटरनल इलियक आर्टरी पे, और इंटरनल इलियक आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, एंटीरियर डिवीजन को, ठीक है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी ब्लॉक कर देंगे, इस वजह से भी यहाँ पे ब्लीडिंग हमको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये पूरा वो हुआ। और देखिए, अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो यहाँ पे हम सब टोटल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। सब टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं कि इस यूट्रस को हम रिमूव कर देंगे और ये सर्वाइकल पार्ट जो होता है ये बचा रहता है। तो ये पूरा मैनेजमेंट हम बता दिए पीपीएच का, ठीक है। तो पीपीएच में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूट्राइन मसाज करेंगे और ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन के साथ ट्रांसजेमिक एसिड दे देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैकेनिकल कंप्रेशन करेंगे, और यहाँ पे बकरी बलून कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ओटी में शिफ्ट करके बीलिन स्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, बीलिन स्यूचर यहाँ पे लगाएंगे, इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर हम और आगे जाएंगे और यूट्राइन आर्टरी को पहले लाइगेट करेंगे, इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे इंटरनल इलियक आर्टरी को कंट्रोल कर देंगे, और यहाँ से भी नहीं ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है, तो ये सब टोटल हिस्टेक्टोमी हम कर देंगे, इसमें यूट्रस को रिमूव कर देंगे, और ये सर्विक्स जो होगी ये बची रहेगी। ये मैनेजमेंट होता है। और अगर देखिए हमको ना ये सब ये ब्लॉक करने के बाद, ये यूट्राइन ब्लॉक करने के बाद अगर हमको मैटरनल वाइटल जो है अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, तो देखिए हम इंटरनल इलियक तक नहीं जाते हैं, बल्कि हम यहीं पे जो है सब टोटल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट थे, मैं बता दिया, बस यहाँ पे जो शॉर्ट में बताया गया उस पर फोकस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यूट्राइन मसाज करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, और ट्रांसजेमिक एसिड देना जरूरी है, इस वजह से इसको भी याद रखें। उसको फिर अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहे इतने सारे मेथड से, तो यहाँ पे हम सर्जिकल लाइगेशन ऑफ यूट्राइन या इंटरनल इलियक आर्टरी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया गया कि फर्टिलिटी इज प्रिजर्व्ड सिंस ओवेरियन आर्टरी प्रोवाइड कोलेटरल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिए जब हम यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है फर्टिलिटी प्रिजर्व रहेगी। क्यों प्रिजर्व रहेगी? क्योंकि देखिए ओवेरियन आर्टरी जो बिल्कुल इसकी अलग सप्लाई होती है, ठीक है। तो ओवेरियन आर्टरी जो है ये नहीं लाइगेट करनी है, इस वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्व रहेगी। लेकिन हम बता दें कि जब कंट्रोल नहीं होता ना यूट्राइन आर्टरी से भी, तो हम ओवेरियन आर्टरी को भी लाइगेट कर देते हैं। लेकिन ओवेरियन आर्टरी अगर लाइगेट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्व रहेगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई, ठीक। तो ये पूरा हमारा पीपीएच का टॉपिक कंप्लीट हुआ। पीपीएच में हम बताएं कि ये ब्लड लॉस अगर 500 ml से ज़्यादा हो जाए वजाइनल डिलीवरी में, या 1000 से ज़्यादा हो जाए सी सेक्शन में, तो इसको हम पीपीएच बोलेंगे WHO के हिसाब से। और अगर 1000 से ज़्यादा हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो ACOG के हिसाब से हम इसको पीपीएच बोलेंगे। और दूसरा बताया गया कि यही लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद फिर इटियोलॉजी बताया गया कि 4 T से याद रखेंगे। तो पहला टोन यानी एटोनिक यूट्रस, दूसरा ट्रॉमा, और तीसरा टिश्यू, और चौथा थ्रम्बिन, ठीक है। और हम बताया कि प्राइमरी में मोस्ट जो होता है ये टोन होता है, यानी एटोनिक यूट्रस प्राइमरी कॉज, और सेकेंडरी पीपीएच जो होता है ये टिश्यू की वजह से होता है, यानी ये रिमेन प्लासेंटा की वजह से होता है, और ये 24 घंटे बाद होता है। और उसका फिर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में बताएं कि ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ऑक्सीटोसिन और ट्रांसजेमिक एसिड और यूट्राइन मसाज करते हैं, और इससे नहीं कंट्रोल हो तो इतना सारा हम प्रोसीजर करते हैं, और इससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो हम यहाँ पे सर्जिकल लाइगेशन कर देते हैं यूट्राइन आर्टरी का और इंटरनल इलियक आर्टरी का, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा तो इसके बाद हम जो है सब टोटल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, और सब टोटल हिस्टेक्टोमी पे भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम पेल्विक प्रेशर पैक देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बताया गया कि अगर हम यहाँ सिर्फ इंटरनल इलियक आर्टरी तक लाइगेट कर रहे हैं, तब भी हमको फर्टिलिटी प्रिजर्व देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है ओवरियन आर्टरी या ओवरियन वेसल्स ये प्रिजर्व रहती हैं, ठीक। तो ये पीपीएच का केस कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ और बता दें कि जो हम यूट्रोटोनिक देते हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को हम प्रीफर करते हैं। इस वजह से देखिए ऑक्सीटोसिन की डोज बता दें तो 20 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml NS में हम मिलाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन की डोज हो गई। ऑक्सीटोसिन नहीं प्रेजेंट है ना अगर यूट्रोटोनिक में, तो यहाँ पे हम मिथार्जिन देते हैं, और मिथार्जिन को देखिए 0.2 मिलीग्राम IM देते हैं, और इसको हर 2 से 4 घंटे पे रिपीट करते हैं। और अगर ये भी नहीं प्रेजेंट है तो हम कार्बोप्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कार्बोप्रास्ट देखिए ये 250 माइक्रोग्राम IM हम देते हैं, ठीक है। तो 250 माइक्रोग्राम IM इसको देंगे, और हर 15 से 90 मिनट पे इसको हम रिपीट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 8 ही डोज इसको दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोप्रास्ट अगर हम दे रहे हैं तो 8 ही डोज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और ये जो है देखिए 8 डोज जब दे सकते हैं तो 250 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास 2000 माइक्रोग्राम यानी लगभग 2 मिलीग्राम हम मैक्सिमम कार्बोप्रास्ट की डोज दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन जो होती है इसको सिर्फ IV देते हैं, बाकी मिथार्जिन और कार्बोप्रास्ट की अगर जरूरत पड़ रही है तो इसको हम IM देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारी ऑक्सीटोसिन होती है, लेकिन अगर ये फेल हुई तो इसको इस्तेमाल करते हैं मिथार्जिन को, और मिथार्जिन भी फेल हुई तो हम कार्बोप्रास्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये पूरा हम पीपीएच बता दिए, ठीक है। पीपीएच पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम हर चीज़ डिटेल में बता दिए।